अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने एंड पे जो फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात की थी ना, मुझे लगता है कि वो नहीं इतनी अच्छी समझ आ सकी, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड्स की मैंने आखिरी बात ये की थी कल वाले सवाल में, मटेरियल और लेबर डन। फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात दोबारा सुन लीजिए। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस रिक्वायर्ड था, क्वेश्चन स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 1। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस रिक्वायर्ड था, तो उसका फार्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हुए थे 32 मिलियन, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं दिए हुए थे। लेकिन जो स्टैंडर्ड कार्ड में स्टैंडर्ड रेट लिखा होता है वो OAR होता है, वो दिया हुआ है। अब अगली बात मैंने ये की थी कि जब ये OAR निकाला होगा तो इस तरह ही निकाला होगा। OAR पर आर था 200 क्या 275 पर आर है, तो वो ऐसे निकला होगा। कंपनी की मर्जी कि वो यहां पर कौन से आर्स ले, पेड या वर्ड, कंपनी की मर्जी, ये बात मैं कर रहा था। अगर कंपनी ने पेड आर्स के हिसाब से OAR निकाला हुआ है तो उसको कल को इस्तेमाल भी करना है तो इनटू पेड आर्स करना पड़ेगा अप्लाइड निकालने के लिए वगैरह। और अगर उन्होंने पेड की बजाय वर्क लिए हुए, कल जो स्टैंडर्ड था ना 7.4 नहीं 7.6 वर्क था, आइडल था 0.4 और पेड था 8। इसका मतलब ये था कि हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जब 1 टन प्रोडक्ट बनेगा, इतने घंटे वर्कर काम करेंगे, इतने घंटे काम लेने के लिए इतना टाइम ज़ाया होगा, तो इतने घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड का हिस्सा बना लिया इसको। अब जब ये स्टैंडर्ड का हिस्सा है तो OAR निकालते हुए मैनेजमेंट की मर्जी कि उसने यहाँ पर क्या फिगर ली होगी। वो चाहे तो फिक्स ओवरहेड्स को वर्क से रिलेट कर दे, चाहे तो पेड से रिलेट कर दे, ये मैनेजमेंट की मर्जी है। हो सकता है सवाल में क्लियरली लिख दिया होता, अगर नहीं लिखा तो पेड या वर्क दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। इसका जवाब मैंने ये दिया था कि क्योंकि ये अभी तक एक ही दफ़ा टेस्ट हुआ तो उसमें मिजाज यही समझ आ रहा है कि पेड से लिंक करना है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम ऐसे कह लेते हैं कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड में आइडल आर्स, वर्कड आर्स, पेड आर्स सब हों तो जो फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो रुपीज पर पेड आर्स भी हो सकते हैं, वर्कड आर्स भी हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपने उनको रुपीज पर पेड आर अज्यूम करना है। ये कल मैंने बात की थी और उसकी वजह ये है कि जब बिजनेस ने OAR निकाला होगा तो कंपनी की मर्जी के वो यहाँ क्या रखना चाहता है, क्योंकि जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं ना, वो वेरिएबल होते ही इसलिए हैं कि उनका काम ही वर्क से है। वर्क होगा तो वेरिएबल ओवरहेड होंगे, वर्क नहीं होगा तो नहीं होंगे। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स को तो जबरदस्ती लिंक करना होता है किसी, तो कंपनी की मर्जी है कि उसने फिक्स्ड OAR निकालते हुए डिनोमिनेटर में वर्क रखना है या पेड रखना है, कंपनी की मर्जी। आप लोगों को नाम बताया हो तो बाय डिफॉल्ट पेड। जिन्होंने कल नोट नहीं लिखा था मैं रिपीट कर देता हूं, 2 बातें मैंने की थी। एक मैंने कहा था कि वेरिएबल ओवरहेड्स के जो भी वेरिएंसेस हैं उनमें SH और AH हमने वर्क वाले ही लेने हैं। जिसने ये बात नहीं लिखी थी वो अब दोबारा बता दी मैंने। वेरिएबल ओवरहेड के सारे वेरिएंसेस में जो भी AH SH लिखने हैं वो वर्क वाले लिखने हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस में अगर तो मेंशन्ड है कि वो आर्स पेड से लिंक्ड हैं या आर्स वर्क से लिंक हैं तो अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा, और अगर मेंशन्ड नहीं है तो आर्स पेड। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 1 का पार्ट A कल कर लिया था कंप्लीट, पार्ट A डन। पार्ट B समझाता हूं, उससे पहले एक मेरी बात समझिएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है?
स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का अगर इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव 50,000 पॉजिटिव, तो हमने असल में सस्ता मटेरियल खरीदा या महंगा? सस्ता खरीदा। इसका आंसर भी आ रहा है पॉजिटिव, तो क्वांटिटी कम लगी। और अगर ये नेगेटिव होता तो इसका मतलब है हमें महंगा मटेरियल मिला, और ये नेगेटिव होता तो क्वांटिटी ज़्यादा लग गई। ये दो वेरिएंसेस हैं। और अगर मैनेजमेंट ये कहे कि हमने इस दफ़ा एक बड़ा अच्छा मटेरियल ढूंढा है जो सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो बात सही है कि नहीं? दोबारा मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाते हुए सोचा था वो तो चलो सोचा था, लेकिन असल में जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमने एक बड़ा अच्छा मटेरियल ढूंढ लिया है जो सस्ता भी है और अच्छा भी है। ये बात सही है या नहीं? क्यों अच्छा? क्यों? क्वांटिटी कम लग रही है और सस्ता, प्राइस भी कम लग रही है। ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला आ रहा, आंसर आ रहा है 40,000 नेगेटिव, और एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर आ रहा है पॉजिटिव। तो मैनेजमेंट ये कहती है कि हमने ना वर्कर के साथ बड़ा अच्छा डील किया, पैसे ज़्यादा दिए लेकिन काम भी अच्छा लिया उनसे। पैसे ज़्यादा दिए लेकिन काम अच्छा ले लिया। ठीक बात है? कैसे? रेट ज़्यादा दिए तभी तो रेट वेरिएंस नेगेटिव है, और काम अच्छा ले लिया तभी तो ये पॉजिटिव है। अब पैसे ज़्यादा दिए लेकिन काम अच्छा ले लिया। कंबाइंड नुकसान क्यों हो गया? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऑफर कर दी, इतना अच्छा काम नहीं उनसे ले सके। ये इससे पता चल रहा है कंपेयर करके। ये चीज़ें ना इस सवाल से पहले कभी इस तरह टेस्ट नहीं हुई थी, लेकिन फार्मूले समझाए जाते हैं और उनके रीजंस भी, पॉसिबल रीजन जायज़ किए होते हैं। इस सवाल में उसने कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग ये की। सवाल पे आइए, स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 1। ये सवाल एक सबूत है कि जो भी कॉस्ट में मैं आपको सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ तो वो कॉन्सेप्चुअल भी समझा करें। वैसे फॉलो टेबल्स वर्किंग को किया करें, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझा करें। अब जैसे ये कितने नंबर का? 7 नंबर का पार्ट है, 7 नंबर का, और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड पार्ट है। सवाल पढ़ लीजिए, भूल भाल गए होंगे। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 1। ये जहाँ से बात ये चल रही है ना, पॉइंट नंबर 5 के नीचे से, कि वीएल्स एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द मंथ इतना है, और 3 डिपार्टमेंट हेड्स ने ये बातें की हैं। ये पढ़ लें दोबारा। चलें बेशक एक एक करके कर लेते हैं डिस्कस। पहले परचेज वाले का पढ़ लें। हाँ जी, हमने ना पार्ट ए में मटेरियल के वेरिएंस निकाले में, लेबर के निकाले में, और फिक्स्ड का बस एक वेरिएंस निकाला। डाटा भी सब उसी का था। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता होगा? मटेरियल खरीदना। तो उस डिपार्टमेंट का हेड ये कह रहा है कि हमने ना एक नया सप्लायर ढूंढा है और उससे हमने बड़ी अच्छी नेगोशिएशन की है और हमने बड़ा सस्ता मटेरियल लेके दिया है, इसलिए कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स पे अच्छा असर पड़ेगा। ये इसने कहा है। ने कहा जी कैश्यू नट्स के प्राइसेस स्टेबल हैं, लेकिन हमने एक नया सप्लायर ढूंढा जिससे ये सारा कुछ खरीदा एट अ रिलेटिवली चीपर रेट बाय गुड नेगोशिएशंस।
हमने बड़ी अच्छी नेगोशिएशन की, इसलिए सस्ता खरीद लिया, और चूंकि हम सस्ता खरीद लाए हैं तो इससे कंपनी के प्रॉफिट्स पे अच्छा असर पड़ेगा। ये उन साहब ने बात की। अब आपसे रिक्वायरमेंट ये पूछी है कि इसकी बात में कोई दम भी है कि एमी चवले ही मारी है इसने। क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, हाँ जी चले मारी है। देखें इसकी बात अगर चेक की जाए तो वेरिएंसेस से कैसे पता चलेगा? चूंकि मटेरियल की बात कर रहा है तो मटेरियल के वेरिएंसेस ही देख सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकाला था कल? 110। ठीक है ठीक है ठीक है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हाँ जी वो कह रहा है कि हमने ना सस्ता मटेरियल लिया है कहीं से, सप्लायर नया ढूंढा और बड़ी अच्छी उसे रेट तय किए हमने, देखो सस्ता मटेरियल आ गया है। तो सही कह रहा है, सही कह रहा है बिल्कुल, तो बस फुल स्टॉप। लेकिन क्वांटिटी वेरिएंस नेगेटिव आना ये शो कर रहा है कि ये जो चीप मटेरियल लेके आया है ये चीप मटेरियल ही है, तो ये मटेरियल की क्वालिटी खराब है। सस्ता बेशक मिल गया है लेकिन क्वालिटी खराब है, तभी लग ज्यादा रहा है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत सारे पैसे बचाएं, लेकिन इतने नहीं बचाए हैं। ओवरऑल बच गए हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। और जो उसने आखिरी जुमला बोल दिया ना, ये जज्बाती जुमला, दिस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंक्रीज इन वीएल्स प्रॉफिटेबिलिटी, तो बज़ाहिर तो उसने पैसे बचाए हैं लेकिन खराब मटेरियल लाने से सिर्फ क्वांटिटी का ज्यादा लगना इशू नहीं होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट होगी और इन लॉन्गर रन इसके प्रॉफिट्स इफेक्ट होंगे। तो ये इसकी कमेंट, इसकी बात के ऊपर कमेंट है। अब ये कमेंट करने के लिए कोई चैप्टर का पेज याद करना है नहीं? जी जी हाँ हाँ हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन क्वालिटी खराब लाएंगे तो प्रोडक्ट पे अल्टीमेटली इफेक्ट होगा। तो जब अल्टीमेटली इफेक्ट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी तो इफेक्ट हो जाएगी। हाँ जी डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट है नहीं, उसने कहा है कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंक्रीज इन वीएल्स प्रॉफिटेबिलिटी, कि इसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो इसलिए हम उस प्रॉफिट्स बढ़ेंगे एक पे सिर्फ करंट ईयर की बात की बजाय प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना, कि इस प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, तो इसको फ्यूचर के हवाले से भी बात कर दी तो अच्छा हो गया। अगले दोनों भी देखें क्या कहते हैं, दोनों ही पढ़ लें, बल्कि छोटे छोटे से दोनों ही पढ़ लें। हाँ जी प्रोडक्शन वाला क्या कह रहा है? प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि हमने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए रेट उनका बढ़ा दिया और उनसे उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो गई। लेबर रेट वेरिएंस नेगेटिव 4-5 पॉजिटिव। आइडल टाइम कॉस्ट वेरिएंस 3। हाँ जी वो कह रहा है हमने वर्कर्स का रेट बढ़ाया, इससे वो मोटिवेट हुए और उन्होंने काम अच्छा किया। हाँ जी हाँ जी रेट बढ़ाया नजर आ रहा है, लेकिन उनकी औकात से ज्यादा दे दिए पैसे उनको। उन्होंने काम अच्छा करके बस इतना हमारा पैसा बचाया है, लेकिन खा वो इतने गए हैं। चलो ठीक है खाता है लगाता भी है, लेकिन खा ज्यादा रहे। तो अक्लमंदी ये है कि खा ज्यादा रहे लगा कम रहे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है उसकी बात सही नहीं है। हाँ जी लेबर डन। अच्छा दादाजी बीमार हैं और वो दवाइयाँ खाते हैं बहुत ज़्यादा। पोते ने कहा मैं आपका इलाज करता हूँ, देखिए आपका दवाइयों का खर्चा भी कम हो जाना है और फिट हो जाना है आपने। उसने दादाजी की दवाइयाँ बंद कर दी। अच्छा महीना गुजर गया, दादाजी जिंदा ही हैं। तो पोते ने कहा देखा जिंदा है ना आप, देख लो दवाइयाँ नहीं खा रहे फिर भी जिंदा है, तो फिट भी हो गए और दवाइयों का खर्चा भी कम हो गया है, लेकिन जिंदा हैं।
अल्टीमेटली इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि हमने मशीनों की मेंटेनेंस ही नहीं की क्योंकि सब सही चल रहा था। तो मशीन्स आर रनिंग वेल, देयरफॉर स्केड्यूल मेंटेनेंस कैन बी डिलेड फॉर अनदर मंथ। तो इस महीने चूंकि इन्होंने नहीं की मेंटेनेंस, और ये बात सवाल में लिखी हुई है पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट 4 में लिखा हुआ है सवाल में, स्केड्यूल मेंटेनेंस ऑफ मशीन वाज नॉट कैरिड आउट। और उसके ऊपर वो फखर कर रहे हैं मेंटेनेंस वाले कि जब मशीनें चल रही थी तो बस चल रही थी, तो हमने इनकी मेंटेनेंस नहीं की और इससे प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा हुआ। तो फायदा तो इस लिहाज से हुआ कि एक तो आइडल टाइम कम हुआ क्योंकि काम रुका नहीं, फिर इसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड्स देखें, स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस पे खर्चा मतलब ओवरहेड्स, और स्केड्यूल्ड यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स। स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस क्या होगी? स्केड्यूल्ड जो तय की हुई है कि हर जून में इसकी सर्विस सफाई करवाया करेंगे, तो वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है। तो अगर स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस नहीं की, इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड देखिए वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पॉजिटिव है ना। तो इसकी ये बात तो ठीक है कि खर्चा कम किया तो प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान होगा क्योंकि मशीनें अगर अभी ठीक नहीं करवाई तो फिर आगे इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा खराब होगी और ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा कल को। तो इसने भी आखिरकार चवेली मारी है। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले क्या कमेंट है? मेंटेनेंस ना होने की वजह से, लेबर रेट की वजह से नहीं, लेबर रेट बढ़ाने की वजह से क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, कम हो जाएंगे वो। हाँ नहीं, कम टाइम लगेगा ना, लेबर का टाइम कम लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स कम लगेंगे। लेकिन सवाल में ओवरहेड्स वेरिएबल का जिक्र ही नहीं था ना, हमने तो अवेलेबल डाटा से ही बात करनी है। जिक्र करने में हम कर सकते हैं, लेकिन उससे ना सवाल का डाटा नहीं है हमारे पास बात करने के लिए। लेबर का डाटा है, हमें पता है कि लेबर का रेट वेरिएंस इतना आया है, एफिशिएंसी वेरिएंस इतना आया है, इसलिए हम लेबर के ऊपर बात कर सकते हैं फिगर्स के साथ। वेरिएबल का पता ही कुछ नहीं तो उस पर क्या बात करें? हाँ डायरेक्टली इफेक्टेड तो वो होंगे क्योंकि लेबर आवर्स अब कम लगेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड्स में भी एफिशिएंसी वेरिएंस आना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आना है, उसमें भी आना है, लेकिन उसका डाटा कोई नहीं कि उसका जिक्र कर सके। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 1 डन। ठीक है जी, डन। अच्छा आज एक्स्ट्रा क्लास था, टाइम वही 3:30। हाँ जी एक्स्ट्रा क्लास तो यूट्यूब वाली होती ही है, एक्स्ट्रा क्लास तो मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे, है जी। हाँ यही आगे इससे अगली क्लास मतलब 73 होगा। एक्स्ट्रा क्लास जो सैटरडे को करता था वो सैटरडे को भी है और अब आज भी है। रूम 1 जी। हाँ जी मेंटेनेंस कॉस्ट दी होती है अगर, नहीं देखें मेंटेनेंस उसने अवॉइड कर ली। अब जब मेंटेनेंस अवॉइड की तो उससे आइडल टाइम भी बेहतर हुआ और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी बेहतर हुए, तो इन दोनों में ही असर आ गया। आइडल टाइम वाली बात लेबर के आइडल टाइम वेरिएंस से लिंक हो जाएगी कि हाँ जी आइडल टाइम बेहतर हुआ है, बिल्कुल सही है, इसी वजह से आइडल टाइम वेरिएंस आया है। फिक्स्ड ओवरहेड भी एक्चुअली कम हो गए, जब मेंटेनेंस ही नहीं कराई तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कम होने थे, लेकिन इन लॉन्गर रन नुकसान देगी ये बात। नहीं लेबर में तो हमने यहीं से बात कर दी थी ना, लेबर में तो मैंने दोनों की बात की थी बस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले की जो बात थी उसकी बात क्या थी कि हमने रेट बढ़ाया, उन्होंने काम अच्छा किया। अब उनके काम अच्छा करने से तो इसका ताल्लुक नहीं है ना, ये तो मशीनों के बंद हो जाने से जो टाइम ज़ाया होता है वो होता है, काम अच्छा तो ये होता है। तो लेबर प्रोडक्शन वाले की बात सिर्फ इन दोनों के गिर्द हो सकती है। प्रोसेस मिक्स मैंने बताया था, लेकिन चूंकि परसों हो गई बात, लंबी पुरानी बात हो गई, तो वो मैं एक रिकैप दे देता हूँ उसका, फिर मैं उसका सवाल कराता हूँ। अब मैं करने लगा हूँ वेरिएंस अगर प्रोसेस मिक्स हो जाए तो। वेरिएंस के सवाल अगर प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो जाए तो।
जो बात मैंने समझाई थी वो दोबारा बताता हूँ, भूल भाल गए होंगे, दोबारा बताता हूँ। मैं प्रोसेस कॉस्टिंग अगर वेरिएंस के साथ मिक्स हो जाए तो क्या करेंगे वो बताने लगा हूं। नहीं ऐसी फिगर बना रहा हूं, वो पुरानी फिगर नहीं ले रहा है, ऐसी नहीं लिख रहा हूं। दो मिसालों से समझा रहा हूं। उस दिन मैंने लेबर की मिसाल दी थी, आज मटेरियल की मिसाल भी देता हूं। ईपी बनाए अगर तो मटेरियल कन्वर्जन कंप्लीटेड यूनिट्स 7000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3 और भाई उस दिन जो भी लिखा था वो आज बता रहा हूं ना, आज वाली बात देखे सामने, आज बता रहा हूं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। जो पहले सीखा था इससे पहले उसमें हम लोग एसएच निकाला करते हैं कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है 4 घंटे एक यूनिट के लिए और हमने असल में 7000 बनाए, तो ये आ गए एसएच, जबकि असल में उन्होंने लगाए 29,000। इससे ये लग रहा है कि जितने लगने चाहिए थे उससे उन्होंने ज़्यादा काम कर दिया, लेकिन ये फेयर इसलिए नहीं है कि ये हम ले रहे हैं सिर्फ 7,000 के लिए, जबकि उन्होंने असल में काम इन 7,000 पे भी किया है और इन 3,000 पे भी किया है। बेशक पूरा नहीं हुआ लेकिन काम हुआ है। तो इनके इन 29,000 घंटों में 7,000 यूनिट्स पे भी पूरे पूरे लगने वाले घंटे हैं और 3,000 यूनिट्स पे भी लगने वाले घंटे, लेकिन इन पे वो पूरा काम कर चुके थे, इन पे उन्होंने 60% काम किया हुआ था। जबकि हम इन सारे घंटों को कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ 7,000 की मेहनत से, तो ये उनकी परफॉर्मेंस सही जज नहीं कर पा रहे। अगर सही जज करना है तो अगर ये इन दोनों पे किए गए आर्ज हैं तो एसएच भी इन दोनों पे किए गए आर्ज होने चाहिए, और वो तभी कर पाएंगे जब आप एसएच के लिए 4 घंटे को मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करें। तो अब यहां 7,000 की बजाय 88 लिखें, अब यहां 7,000 की बजाय 8800 लिखें। 29,000 घंटे लगाए हैं इन्होंने, और ये जो उन्होंने घंटे लगाए हैं वो इन 7,000 यूनिट्स जो कि प्रोडक्शन हुई है उन पे भी इनके काम हुआ है, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बेशक पूरा नहीं हुआ लेकिन 60% तो हुआ है ना, इन पे इतनी मेहनत तो हुई है, तो ये आज उन पे भी लगे हुए हैं। हम इन 7,000 पे पूरे और 3,000 पे अधूरे लगे हुए आवर्स को कंपेयर अगर सिर्फ इससे करेंगे कि 7,000 यूनिट्स पे कितने घंटे लगने चाहिए थे, तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। एक स्टूडेंट है, वो कॉस्ट भी पढ़ रहा है और लॉ भी पढ़ रहा है, और उन दोनों को पढ़ने में उसने 8 घंटे लगाए हैं, और उसका दोस्त कहे कि कॉस्ट वो तो 4 घंटे में हो जानी, तुमने 8 घंटे लगाए, तो उसने कॉस्ट लो दोनों पढ़े। तो इसलिए जो काम वर्कर्स ने किया है उसका कंपैरिजन भी उन सब काम के साथ होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब हम यहां स्टैंडर्ड आवर्स भी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे लेंगे। हाँ जी, ये लेबर की एक मिसाल हो गई। बल्कि मटेरियल की ही ज़बानी देख लेते हैं। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालते तो एसक्यू कैसे निकालते? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लेते तो स्टैंडर्ड में लिखे हुए किलो इनटू ये जी भाई मटेरियल का वेरिएंस देखें। ये बात तो बता दी कि एसएच और एसक्यू
पहले हम लिया करते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर प्रोसेस मिक्स हो गया तो फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बस उसमें इतना फर्क है कि वो जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेंगे मटेरियल के वेरिएंसेस में ये, और लेबर और ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में ये लेनी ईपी है, एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेनी। वजह ओके, वजह एक और मिसाल समझ लें। अच्छा, अब मैं ईपी बनाए बगैर लॉजिकली पूछ रहा हूँ सिर्फ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट इनटू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हैं 47,000। हमें कंपैरिजन के लिए 16,000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा, अगर हमने एसएच निकालने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें क्या गलत है? 16 ही बनाए उसने, नहीं क्लोजिंग तो नहीं है, प्रोड्यूस तो 16 ही हुए हैं। ये इसलिए अनफेयर होगा कि हम स्टैंडर्ड आवर्स ले रहे हैं कि अगर उसने 16 के 16 पूरे जीरो से एंड तक बनाए होते तो इतने घंटे लगाने चाहिए थे। अरे इतने सी देर में काम कर लिया, इसलिए क्योंकि थोड़ा काम वो पहले कर चुका हुआ था। ये जो 16,000 यूनिट्स बने हैं इनमें ये दो भी हैं, तो उसने 16 के 16,000 वर्कर्स ने, उसने नहीं हमारे लेबर के वर्कर्स ने, क्या इस महीने में 16 के 16,000 जीरो से लेकर एंड तक पूरे बनाए? नहीं, इनमें से दो ऐसे हैं जिन पे वो 30% काम पिछले महीने ही कर चुका था, उन पे तो इस महीने काम पूरा नहीं होना था। तो इसलिए ये फेयर कंपैरिजन नहीं है कि ये 16,000 इंटू 4 करने का मतलब है कि 16,000 शुरू से लेकर आखिर तक सारे बनाते तो इतने घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सारे इतने में बनाए नहीं, सारे इतने में नहीं बनाए, कुछ काम वो पहले कर चुके थे। तो अब इसलिए हमें यहां पर ईपी यूज करना पड़ेगा। चलें ईपी बना लेते हैं। बना लें ईपी, और कोई सवाल पूछना चाहिए? मतलब बस बन जाएगा ईपी। ये देखना पड़ेगा कि FIFO या F को, क्योंकि ओपनिंग हो तो फिर FIFO F को देखना पड़ता है। चलो मैं कहता हूं जी कंपनी की पॉलिसी F को है, कंपनी की पॉलिसी F को है। मटेरियल कन्वर्जन कंप्लीटेड में तो ईपी हो गया 16। अगर कंपनी की पॉलिसी F को है तो कन्वर्जन की ईपी में भी 16 ही आएगा, तो ये तो इंसाफ नहीं है। तो फिर लेकिन कंपनी की पॉलिसी F को है, कंपनी की पॉलिसी F को होती रहे, वो तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए, हम तो यहां लॉजिकल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो कंपनी की होती रहे पॉलिसी F को, हम फिर भी ये FIFO पे ही बनाएंगे, क्योंकि अगर कंपनी की पॉलिसी F को है तो उससे लेबर का काम थोड़ी पिछला वाला गायब हो जाएगा। तो इसलिए लॉजिकल कंपैरिजन तो तभी होगा जब हम इन 2000 पे थोड़ा पहले हो चुके काम को भी कंसिडर करेंगे बात। तो बेशक कंपनी की पॉलिसी F को हो, इवन देन फॉर वेरियस कैलकुलेशन हम FIFO वाली ही ईपी यूज करेंगे। $1,400 जितना काम इस महीने हुआ होता है वो लिखते हैं।
और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 16 माइनस 2 14 और 15। तो वेरिएंस एनालिसिस के लिए हम EP FIFO वाला ही बनाएंगे, चाहे कंपनी की पॉलिसी एफको हो। तो वो जो एफको पॉलिसी है वो तो प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट उसके लिए, हम तो सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए EP FIFO वाला ही होगा, और मटेरियल के वेरिएंसेस में ये यूज होगा, और लेबर FOH में ये यूज होगा। ये है जो मैंने नोट लिखा हुआ है, जो उस दिन पढ़ाया भी था, दोबारा पढ़ लीजिए। वेरिएंस के नोट्स में शायद पेज नंबर 8 पे है, शायद वेरिएंस के नोट्स में पेज नंबर 8 है शायद। वेरिएंस के नोट्स में पेज नंबर 8 के नीचे जो डब्बा बना हुआ है उसमें आखिरी बुलेट पॉइंट। वेरिएंस के नोट्स में पेज नंबर 8 बिल्कुल एंड पे डब्बा, और उसमें आखिरी बुलेट पॉइंट कि अगर प्रोसेस साथ मिक्स हो गया तो फिर हम जो SH और AH या SQ और AQ जब भी निकालना पड़ा तो वो हम फॉर टोटल प्रोडक्शन की बजाय फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करेंगे, और वो भी वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो FIFO बेसिस पे कैलकुलेटेड हो। हाँ जी, ओके, चलें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आसान मैं कर देता हूँ, मुश्किल होमवर्क दे दूंगा। क्या हुआ? नहीं, लेकिन आपने कोशिश तो की होगी ना। कोशिश अगर की होगी तो मेरे करने से भी सीख रहे होंगे। सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। पेज नंबर 8 बिल्कुल आखिर में डब्बा, और उसका बुलेट पॉइंट आखिरी। सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ ले, मैं करता हूं। सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4 जैक एंड जिल। हाँ जी, इवेंट ऑफ द हिल से पहले वाला सवाल है। चेहरों से लग नहीं रहा वैसे कि आप ऑटो 15 पढ़ रहे हैं।
जी पढ़ लिया तो मैं करूँ। अच्छा पता चल रहा है कि वेरिएंस का सवाल है कैसे? रिक्वायरमेंट्स में क्लियरली पूछा हुआ है। और ये कैसे पता? प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है। सवाल के डेटा से आइडिया हो रहा है। अच्छा सिर्फ इसलिए नहीं पता चल रहा कि पार्ट ए उसने रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, उसके अलावा पता चल रहा है डेटा से। तो ये प्रोसेस मिक्स वाला वेरिएंस का सवाल है। अगर कंपनी की पॉलिसी, रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, अगर कंपनी की पॉलिसी FIFO की बजाय FCO होती तो पार्ट ए तो हमने FCO से करना था, लेकिन पार्ट बी वेरिएंसेस के लिए हम एक और ईपी बनाते रहो, FIFO से बनाते। देखें पार्ट ए तो उसने वैसे ईपी पूछे हैं, तो वो तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से बनेंगे। तो अगर FCO होती तो पार्ट ए FCO वाला होता, पार्ट बी के लिए दोबारा ईपी बनाते और वो FIFO से बनाते। क्वेश्चन 4 ऑटम 15 रिक्वायरमेंट ए। बल्कि क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा तो हम उसके बनाने के काबिल होंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल जी, अच्छा मुझे लगता है मैंने प्रोसेस में ये बात की हुई है, शायद किसी सवाल में भी थी, मुझे लग रहा है कि अगर मटेरियल और प्रोडक्ट इनकी तादाद डिफरेंट है, जैसे प्रोडक्ट जो है वो नंबर है, इतनी चेयर्स बना ली, और मटेरियल जो है वो केजीज में है, तो ईपी और क्वांटिटी स्केड्यूल किसके हिसाब से बनेगा? अगर मटेरियल केजीज में है, प्रोडक्ट नंबर्स में है, तादाद में है, तो क्वांटिटी स्केड्यूल केजी के हिसाब से बनेगा, प्रोडक्ट के हिसाब से बनेगा। अगर मटेरियल और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज में फर्क है, यानी कहा है कि 10,000 यूनिट्स बनाए और 40,000 केजी इनपुट हुए, तो हमने यूनिट्स के हिसाब से बनाना होगा क्वांटिटी स्केड्यूल, क्योंकि क्वांटिटी स्केड्यूल की आखिरी लाइन क्या है? आउटपुट, मतलब प्रोडक्ट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। तो अगर मटेरियल और फिनिश गुड्स की क्वांटिटीज डिफरेंट तरह की चीजें हैं, तो क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपी प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है। अगर ये बात अब पता चली है तो ये लिख लें बात, मुझे प्रोसेस कॉस्टिंग में मुझे लगता है मैंने बताई थी ये बात, दोबारा ही बता दी मैंने, कि अगर मटेरियल और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज डिफरेंट तरह की हैं, जैसे प्रोडक्ट जो है वो तादाद में है बस यूनिट्स, और मटेरियल किलोज में है, तो क्वांटिटी स्केड्यूल भी और ईपी भी ये प्रोडक्ट के हिसाब से बनना होता है। तो प्रोडक्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 8,000। इनपुट जी 50,000। अच्छा अब ये इनपुट 50,000 यूनिट्स हैं या 50,000 केजी है? तो इनपुट तो केजी होता है, तो 50,000 कैसे हुए? इसका मतलब है कि 50,000 यूनिट्स के बनाने के लिए मटेरियल इन किया था, वो मटेरियल डेफिनेटली केजीज में ही है। जैसे 50,000 चेयर्स बनाने के लिए मेटल प्रोसेस में डाला है, तो ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं कि इतने यूनिट्स पहले प्रोसेस के अंदर थे, इतने यूनिट्स पे मजीद काम करना शुरू किया। और क्लोजिंग ट्रांसफर इन आउटपुट है। क्लोजिंग कितना? नॉर्मल लॉस 3% है, और चूंकि इंस्पेक्शन स्टेज है तो हमें फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स लेने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 90%। ओपनिंग 80% थे, ये अब इंस्पेक्ट हुए, इनपुट तो आता ही आता है। क्लोजिंग 60% है, ये इंस्पेक्ट नहीं हुए, तो यही फेस के ऊपर ऊपर ही बन गए इंस्पेक्टेड यूनिट्स। 50। अगर क्वांटिटी स्केड्यूल के फेस पे ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स जिन बच्चों को नहीं बनाना आता, मैंने पहले भी कहा था, तो आप फिर ये काम ना करें, आप इंस्पेक्टेड के लिए अलग से एक वर्किंग करें और उसमें इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालें। इनपुट लिखने ही लिखने, ओपनिंग इस दफ़ा इंस्पेक्ट हुए इसलिए ऐड होंगे, क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हो सके इसलिए लेस होंगे। ये बन गए इंस्पेक्टेड यूनिट्स 51। नॉर्मल लॉस 3%,
15 और अलग वर्किंग में निकालने के बाद यहाँ लिख दें नॉर्मल लॉस। और जिन लोगों से क्वांटिटी स्केड्यूल के फेस पे ही इजीली बन जाते हैं एक्सपेक्टेड यूनिट्स, वो यहीं बना लिया करें। एबनॉर्मल पता नहीं, आउटपुट 1470 लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस। जी क्या सकती स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 48 में से 8 निकाल दें, ये दोनों में पूरे पूरे हैं। क्लोजिंग 7000 है, मटेरियल में पूरे हैं और कन्वर्जन में 60% है। 7000 और 4200। एबनॉर्मल लॉस 1470, मटेरियल में पूरे हैं और कन्वर्जन में 90%, क्योंकि जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है ये सारा आ रहा है फ्रेम में एक ही, ठीक है, अभी दूरी रखिए। क्या जी? ईपी में कॉस्ट पर यूनिट क्यों? ईपी पूछा था बस, कॉस्ट पर यूनिट क्या करना? वो दिया हुआ है ना, हमने वेरिएंसेस में कौन सा रेट लेना होता है? मटेरियल के किलो का रेट या प्रोडक्ट एक्चुअली कितने में पड़ा? तो मटेरियल के रेट दिए मैं आगे। यहां तक किसी को पार्ट बी के लिए चूंकि वेरिएंसेस निकालने हैं, तो वेरिएंसेस निकालने के लिए जरूरी है कि आप पहले स्टैंडर्ड कार्ड बनाएं, और सारे ही वेरिएंसेस हैं मेरे ख्याल में। मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, लेबर रेट, एफिशिएंसी, वेरिएबल के भी दोनों, बस सारी हैं। तो स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट बनाना पड़ेगा।
कैसे पता बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है कि मार्जिनल? हाँ जी, नहीं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो मार्जिनल में भी होते हैं। स्टैंडर्ड कार्ड के नीचे लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड, तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। नॉर्मल नहीं, किधर गया? हाँ है ना, यही सही पढ़ा था मैंने यार। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड, बजटेड है भी, बजटेड है, आर बजटेड एट ₹3 बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है सही कह रहे हैं आप इधर आ जाए। तो अच्छा, और कैसे पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है? स्टैंडर्ड कार्ड में सिर्फ एफओएच लिखा हुआ है। अगर सिर्फ वेरिएबल एफओएच लिखा होता तो पता लगता कि एब्जॉर्प्शन मार्जिनल है, तो एफओएच लिखा हुआ है, और क्या निशानी? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूं। रिक्वायरमेंट फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, अपना एक्सपेंडिचर भी पूछ रहा है और वॉल्यूम वेरिएंस भी पूछ रहा है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अच्छा, वॉल्यूम को तोड़ना होता तो फिर वो कहता कि वॉल्यूम के वर्ड की जगह उसने लिखे होते हैं कि एफिशिएंसी और कैपेसिटी, बस वॉल्यूम कहा हुआ है। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी नहीं है जरूरत निकालने की, कोई नाम लेके पूछें। इस कॉलम की कब जरूरत पड़ती है? या तो प्रॉफिट निकालना हो या फिर सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालना हो। तो बाकी अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के वेरिएंस करने हैं बस, तो इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। अगर ना भी बनाना हो तो कोई मसला नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 kg और 1 kg 40 का। वेरिएंस मटेरियल लेबर ओवरहेड के लिए हमें सिर्फ इन दो की जरूरत है, आखिरी की नहीं है जरूरत। डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर्स 80 रुपए। FOH 130% ऑफ। इससे इतना तो पता चल गया कि इसको लेबर के साथ कनेक्ट किया हुआ, मशीन के साथ नहीं। तो इसलिए इस वेरिएबल ओवरहेड में भी और फिक्स्ड FOH में भी यही 1.5 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ओवरहेड लेबर से कनेक्टेड है तो क्वांटिटी वही वाली है। किस तरह पता चला? उसने कहा है FOH 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो बेशक कॉस्ट के साथ जोड़ा है लेकिन लेबर के साथ ही जोड़ा है ना, तो इसलिए आर्स यही वाले। क्लिक कर गया तो कर गया, 2 मिनट करें कैलकुलेट। ये दोनों फिगर्स मुझे निकाल के दें, ये दोनों करें, सारे लोग ट्राई किया करें। हाँ जी, FOH लेबर का 130% है, और ये इनमें से किसकी बात हो रही है? दोनों की। यानी अगर हम 80 का 130% ले लें, 80 का 130% करें
तो वो इन दोनों का टोटल है। 80 रुपए लेबर का रेट है ना, तो उसका 130% एफओएच का रेट है, लेकिन वो इन दोनों का टोटल है। और ये अभी पहले 1-2 सालों में काम किया है कि अगर टोटल पता हो और किसी तरह फिक्स पता चल जाए तो बाकी वेरिएबल होगा। और फिक्स के लिए आपको 0.1 का डाटा नजर आ रहा है, 0.2 का, 0.2 मैं वो भी बताता हूँ। 3 मिलियन है डिवाइडेड बाय 75, ये 40 है। अगर ये 40 है तो फिर ये 64 है, और यहां से यहां आ जाए, दिस इनटू दिस, और यहां से यहां 70, हाँ 75,000 क्या है, यूनिट्स तो नहीं है। 75,000 आवर्स हैं, आवर्स है ना, तो 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई करना। 3 मिलियन रुपए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल लेबर आवर्स, तो आंसर जो निकलेगा वो पर आवर निकलेगा। ये वो पर आवर लिख दिया। अगर यूनिट्स होते तो वो ये निकल रहा होता। अगर ये यूनिट से डिवाइड किया होता तो आंसर जो आता वो ये ना आता, वो ये आता। अब आप बोलिए क्या कह रहे थे। अच्छा, वैसे तो हम यही कॉलम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि मैंने इस रास्ते से चलना, चल लेते हैं। 120 का 130% करें, 156, या तो 156 से इधर आ जाएं या फिक्स से आ जाते हैं। इसका आंसर निकला 40 पर आर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। इनका डिफरेंस लें, ये आएगा। यहां से यहां जाना है तो 1.5 से डिवाइड करना है। तो ये OAR वेरिएबल का, ये OAR फिक्स का। स्टैंडर्ड कार्ड बन गया, बस अब इससे वेरिएंस निकाल लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना पड़ता है कि मटेरियल का केस 1 है कि केस 2 है। तो फिर मटेरियल का केस 1 है या 2 है, किधर है। मटेरियल का केस 1 है कि 2 है। परचेज्ड और यूज्ड बराबर हो तो केस 1 है, डिफरेंट है तो केस 2 है। बस बताया ही सिर्फ इशूड का है, परचेज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो 1 ही है। यानी एक्चुअल क्वांटिटी बस एक्चुअल क्वांटिटी है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी, वो उधर 40 इनटू एक्चुअली कितने किलो लगे। हाँ जी, नहीं एक्चुअली कितने किलो लगे हैं, दिए हुए ढूंढने हैं। एक्चुअल किलो अगर ऐसे कहे होता है ना कि एक्चुअली 7 किलो लगे, अगर लिखा होता है एक्चुअली 7 किलो पर यूनिट लगे, फिर हम उसको इनटू ये करके टोटल एक क्यों निकालते। जैसे कल लेबर वाले सवाल में था ना कि स्टैंडर्ड 8 घंटे था, एक्चुअली 7 घंटे लगे, तो टोटल तक पहुंचने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते। लेकिन इस सवाल में तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है, ढूंढनी पड़ेगी बस। है कैसे 1.9 मिलियन डिवाइड बाय, बस आपको 2 तरह के मटेरियल बताए हैं। एक है 38 वाला 19 लाख का, और एक है 42 वाला 10, लेकिन ये रुपीस हैं, केजी तक पहुंचना है। दिस डिवाइड बाय दिस 50,000
ये है ए क्यू 250,000। ये पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो तकरीबन हाफ टेबल से नीचे है ना, जहाँ रुपए शुरू हो गए हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। अच्छा, अब आपको अगर ये लग रहा है कि मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन के सामने तो बस 38 रुपये और 19 लाख लिखा है, तो जिस तरीके से लिखा हुआ है वो इसी के सामने 2 लाइनें लिखी हैं। यानी मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 2 तरह का है, ये कॉलन लगा हुआ है और उसके आगे 2 तरह की लाइनें हैं। कुछ है जो 38 रुपये पर किलो मिला होगा, कुछ है जो 42 रुपये पर किलो मिला होगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल एक्चुअल मटेरियल निकलेगा 250। ये ए क्यू आ गया 250, और ये क्या होता है? 3 लाख। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है जी जी। अभी मैं मटेरियल यूजेज में आके इस बात का जवाब देता हूँ। मटेरियल यूजेज में बताता हूँ। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एस क्यू माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू ए क्यू। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी? वो 40। क्या क्या है? 40 को उससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्यों करें उससे मल्टीप्लाई? है कल वाले सवाल में कब किया था? कल तो ईपी था ही नहीं। 40 रुपए पर किलो है तो उसको मैं उन यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई करूं? जो बात आप शायद करना चाह रहे हैं मैं अभी यूजेज में बताता हूं। एस क्यू कैसे निकलता है भाई? स्टैंडर्ड कार्ड में लिखे हुए 5 किलो, स्टैंडर्ड कार्ड में 5 किलो इनटू इससे पहले जो पड़ा था एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन अब अगर प्रोसेस फिक्स हो गया तो ईपी, और चूंकि मटेरियल वेरिएंस की बात हो रही है तो ये 5 किलो इंटू 48, ये है एस क्यू। अच्छा, अगर इस सवाल में कंपनी की पॉलिसी एवको होती तो पार्ट ए का हम एवको से करते, लेकिन पार्ट बी के लिए फिर से ईपी बनाते और वो फाइफो वाली होती। क्योंकि वेरिएंस में हमने लॉजिकल चलना है, वेरिएंस में ये नहीं देखना कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो लॉजिकली वेरिएंस कंपैरिजन इसी से ही हो सकेगा। अब आप बोलिए क्या कह रहे थे? -40 इंटू ये एस क्यू ना समझ आया हो किसी को? एस क्यू स्टैंडर्ड में लिखे हुए किलो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन अगर प्रोसेस मिक्स हो जाए तो इनटू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, मैंने आपको जो नोट पढ़ाया लिख के दिया हुआ है उसमें मैंने ये बात एस क्यू ए क्यू दोनों के लिए की हुई है। ए क्यू वाली बात तब होती, अभी तो देखिए 2.5 लाख किलो पता चल रहा है, 2.5 लाख किलो यूज हुए हैं। हो सकता है सवाल में लिखा होता कि एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन 6 किलो थी पर यूनिट। अभी तो 2.5 लाख टोटल किलो आ गए ना सवाल में। अब अगर कल वाले सवाल की तरह जैसे उसमें 7 आवर्स पर यूनिट कहा हुआ था, हो सकता है सवाल में भी वो 2.5 लाख किलो बताने की बजाय 6 किलो कह देता। तो फिर टोटल एक्यू तक पहुंचने के लिए उस 6 को हम इससे मल्टीप्लाई, तो एस क्यू के लिए तो करना ही करना है, बाज़ औक़ात ए क्यू के लिए भी करना पड़ सकता है, तब भी इसी के साथ ही करना है। कितना आ गया आंसर? स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 80 रुपये है, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स कैसे पता चलेंगे? 6048 डिवाइडेड बाय ये एक्चुअल आवर्स, और माइनस ये क्या चीज़ है?
स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। SH स्टैंडर्ड में लिखा 1.5 घंटा इंटू कन्वर्जन वाला EP, ये है SH माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू अब ये वेरिएंस आगे सिंपल ही है, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। क्योंकि लेबर से लिंक्ड होता है तो आधा काम हो गया होता है। एक्चुअल आवर्स यही वाले माइनस ये पूरा ये दिया हुआ है 1742000, इतना ज़्यादा वेरिएंस, 17 लाख वेरिएंस। अच्छा 17 बहुत ज़्यादा है, यही है। चलो सही कह रहे हैं। लेबर वाले ही आर्स नाइन $3 million माइनस 28 अप्लाइड माइनस 40 into 1.5 into 47123 minus 3 ले ये वेरिएंस का प्रोसेस मिक्स सवाल। ठीक है जी, चलो ठीक है, हो गया पूरा कवर। अल्लाह हाफिज़ जी।